अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ मरियम खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा आज यौम दिफा है 6 सितंबर, और अगर इस हवाले से बात करें तो ये 5 सितंबर 1965 की बात है, जिसकी दरमियानी शब थी। फ़ज़ा की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित होने जा रही थी। लाहौर शहर के बासी गहरी नींद में थे, मगर लाहौर शहर से कुछ मील के फासले पर भारतीय सरहद पर बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह से भारत की जानिब से हमेशा से इस तरह की हरकतें ही की जाती हैं, उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रोज़े अव्वल से हम देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की साजिशों में भारत हमेशा से ही मसरूफ रहा है। लेकिन 6 सितंबर 1965 को उसकी ये साजिश उस वक्त खुलकर सामने आई जब उसने अय्यारी और मक्कारी के साथ जंग का ऐलान किए बगैर ही गैर कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी सरहद अबूर की और रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया। और भारतीय फ़ौज इस इरादे के साथ लाहौर में आई थी कि वो सुबह के वक्त लाहौर में नाश्ता करेंगे। इतने कॉन्फिडेंट वो होकर आए थे, लेकिन फिर जिस तरह से उन्हें भगाया गया पाक फ़ौज की जानिब से, ये पूरी दुनिया जानती है। जिस तरह हमारे जो सिपाही हैं वो बॉर्डर पर डट कर खड़े हो गए थे, तो नाश्ता करने का एक प्लान लेकर आए थे और ये कहा जा रहा था कि फिर भारतीय वज़ीर आज़म जो हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। लेकिन ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गए, और ये भी ख्वाब था कि शाम को जो फतह के जाम हैं वो लाहौर जिम खाना में बहाए जाएंगे। लेकिन भारत को ये मालूम नहीं था कि जंग सिर्फ असलहे की बर्तरी का नाम नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा अनवार, और उन 17 दिनों में जितने सच्चे जज्बे और जज्बा ईमानी की वो दास्तानें उन दिनों में रकम हुई हैं, जो कि मेरा ख्याल है तारीख में पहले ना कभी किसी ने देखी थी, और ना ही शायद वो कभी रकम होंगी, क्योंकि भारत के इरादे खाक में मिलाने के लिए मेजर शफकत बलोच ही उस वक्त के लिए काफ़ी थे। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंधे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। मेजर शफकत बलोच आर्मी पर तैनात थे, और सिर्फ 110 जवानों के साथ जो भारत की पूरी 50,000 फौज सामने डटकर खड़ी थी। और ये शेर दिल मुजाहिद जिसने घंटों भारतीय फौज को लाहौर की तरफ बढ़ने नहीं दिया, और यही मेजर शफकत बलोच कर्नल इब्राहिम कुरैशी की उम्मीदों पर पूरा उतरे थे। और कर्नल इब्राहिम कुरैशी ने यह भी उस वक्त कहा था कि किसी तरह से सिर्फ 2 घंटे भारतीय फौज को अगर रोक लिया जाए तो सारी कौम पूरी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहेगी। बिल्कुल, और ऐसा करने में वो कामयाब भी दिखाई दिए। जो मरियम ने शेर पढ़ा उसमें हमारे जवानों की जो हिम्मत है, जुर्रत है, बहादुरी है, वो हमें नजर आ रही है। फील्ड मार्शल अयूब खान भी मेजर शफकत बलोच के सीने पर सितारा जुर्रत सजाते हुए आबदीदा हो गए थे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद 5 दिन तक दुश्मन के सामने हकीकत में सीसा पलाई दीवार बन चुके थे। और जब हम ये बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। जो वाकयात हम डिस्कस कर रहे हैं, जंगे सितंबर हम पर थोपी गई थी, लेकिन फिर चविंडा से लेकर सिंध के जो बॉर्डर हैं वहां तक पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया है जिसे वो आज तक भी भूल नहीं पा रहे हैं, और फिर हिम्मत नहीं कर सके पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की। उधर पाक फजाइया और पाक बहरिया भी जंग में शामिल हो चुकी थी। इमाम आलम की अगर हम बात करें, जो कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया, आज तक दुनिया में कोई सरअंजाम नहीं दे सका। सरगोधा की फ़ज़ाओं में उन्होंने 5 भारतीय तैयारों को, हंटर तैयारों को मार गिराया। पाक फ़ज़ाया के जो बहादुर पायलट्स हैं उन्होंने पठानकोट, हलवाड़ा के हवाई अड्डों को भी तबाह किया। पाक बहरिया की अगर बात करें तो गाजी आबदोज ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई, और साथ ही साथ पाक बहरिया की जानिब से जो ऑपरेशन द्वारका किया गया उसमें भारत का बहुत ही अहम स्टेशन भी तबाह कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज भी दुश्मन की वही साजिशें हैं जो कि उस वक्त में थी, क्योंकि जो भारत है वो तो कभी भी अपनी हरकतों से और अपनी मक्कारी से बाज नहीं आता, और ना आज तक वो बाज आ रहे, क्योंकि जो वो पहले दिन करते आ रहे थे, जंगे तरक्की की राह में रुकावट होती थी। मगर जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है ना अनवार, तो मेरा ख्याल है कि फिर दिफा का हक और वो दिफा बन जाता किया है गया। कि उसको हमने दिफा करना है, वो नाहक बन जाता है। आज भी हमें यकजहती, इत्तेहाद और यगानगत इत्तेहाद की जरूरत है, और ये वतन सबका है। इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि उन शोहदा की रूहों को सुकून मिल सके जिन्होंने उस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश किया, जो आज भी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, और जिन्होंने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ये साबित कर दिया था कि राह हक के शहीदों और वफा की तस्वीरों जिन्हें वतन की हवाएं
सलाम कहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आज भी हमारे जवान बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, उनकी जो कुर्बानियां हैं वो कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। बहुत से अफसोसनाक वाक़े आए दिन में भी हमने देखा, जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर फिर से शुरू हुई है और हम सब जानते हैं कि उस दहशतगर्दी की लहर के पीछे कौन है। अफगानिस्तान से अगर वो हमले हो रहे हैं तो अफगानिस्तान में बैठकर कौन ऑपरेट कर रहा है, डायरेक्शंस कहाँ से दी जा रही हैं। हमारी पाक फौज जो है वो इन तमाम चीज़ों को भी मंजर आम पर ला चुकी है कि रॉ की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं और वहाँ पर जो अफगान मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। बारहा पाकिस्तान की जानिब से पैगाम तो दिया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर कुछ मामलात हमें ठीक नहीं दिखाई दे रहे। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो शायद दुश्मन को समझ जाना चाहिए कि सिर्फ 18 साल बाद जिस कौम ने उन्हें पाकिस्तान में एंटर होने नहीं दिया था, जिन फौजी जवानों ने पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया था, पाकिस्तान को उन्हें फतह करने नहीं दिया था, तो वो आज तो हमारी 76 साल की हिस्ट्री है, एटमी ताकत हम बन चुके हैं। तो आज इस पाकिस्तानी कौम से, इस पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ना उनके बस की बात अब बिल्कुल भी नहीं रही है। जब हम बात करते हैं कि लाहौर को फतह करने के लिए वो पहुंचे थे तो लाहौर को वो फतह नहीं कर सके थे, उन्हें नाक को चने चबवाए गए थे। सिर्फ ज़मीनी महाज पर नहीं, हमने देखा जिस तरह से MM आलम की जानिब से कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर जिस तरह से जो भारतीय तैयारे हैं उनको तबाह किया गया है। अगर हम बहरी जहाज़ की बात करते हैं जहां पर हम आबदोज़ें हमारी मौजूद हैं, वहां पर जिस तरह के ऑपरेशन किए गए हैं और जिस तरह से लड़ा गया है, वो कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं जाएंगी जो हमारे फौजी जवान हैं जो बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अनवार। और हमारे फौजियों का मेरा ख्याल है कि मुकाबला जो पाकिस्तानी फौज है उसका मुकाबला मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई भी फौज नहीं कर सकती। जिस तरह से उन्होंने उस टाइम में भी क्या हाल किया था भारत का, भारत को तो अच्छे तरीके से याद होगा, मेरा ख्याल है कि कभी वो भूल नहीं पाएंगे। और हम तो अपने घरों में महफूज बैठे होते हैं, लेकिन जो सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं, जो जवान और जो अपना लखते जिगर वहां पर भेजते हैं, वो माँ बाप, उनके हौसले को सलाम हम पेश करते हैं कि किस तरीके से वो, कितनी जुर्रत से, उनका कितना बड़ा दिल है कि वो अपने बेटों को इस मुल्क के लिए, इस दिफाए वतन के लिए वो कुर्बान कर देते हैं और अपने लहू को, अपने दिल का टुकड़ा वो पेश कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने घरों में बच्चों की बात करें तो हम बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए सब बर्दाश्त करना, लेकिन एक के बाद एक बेटे को वो भेजने के लिए तैयार होते हैं कि दिफाए वतन पे वो जाएं और शहीद हो जाएं। और उसके बाद उनके लिए बहुत फख्र की बात होती है, मतलब एक तो बेटा भी गया, दूसरा फख्र की बात है इस मुल्क के लिए क्या कुछ हमारे फौजी जवान पहले भी कर रहे थे, भी कर रहे हैं। जो जज्बा जवानों में मौजूद है उसका अंदाजा मेरा ख्याल है वो नहीं लगा सकते। जिस तरह से जंग सितंबर हम पर थोपी गई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि ये जंग दिफाए वतन की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई। 17 रोज़ तक इस जंग में जो पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन को हर महाज पर सबक सिखाया, इस जंग में अवाम ने भी पाक फ़ौज का हर तरह का साथ दिया। हमने देखा किस तरह से मर्द, ख़वातीन, बच्चों की भी अगर हम बात करें, ख़वातीन अपने जेवर ले आई थी, मर्द वहाँ पर पेश थे और वो कहते थे कि हमें बॉर्डर पर जाने दिया जाए। मर्द हमें खून अतिया करते दिखाई दे रहे थे। बच्चे जो थे, जो उनकी एक पॉकेट मनी होती थी, वो भी वो फ़ौज के हवाले कर देते थे। तो ये तमाम जज्बों की कहानियाँ हैं जो कि हमने पढ़ी हैं, हमने देखी हैं, हमने सुनी हैं। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, जिससे पहले जैसे भारत ने सबसे पहले हमें कश्मीर पर धोखा दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो अगर हम बात करें कि जब बरतानिया ने तकसीम हिंद ही ठीक नहीं की थी, तो अगर वो तकसीम हिंद ठीक करता तो शायद इन तमाम जंगों की हमें नौबत ही नहीं आती। क्योंकि भारतीयों को तो यही इल्ज़ाम था कि ये मुल्क चंद माह बाद ही ख़त्म हो जाएगा, वसाइल हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो भारतीयों की सोच शायद इसीलिए थी कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन पाकिस्तान सर्वाइव करने के लिए ही बना है। शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं था। जंग सितंबर में जिस तरह पाक फ़ौज ने दिफाई ताकत भारत के मुकाबले में तो बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने भारत को सबक सिखाया है। आज हम याद कर रहे हैं उन शहदा को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क की सालमियत को बचाया, इस मुल्क के अवाम को बचाया और हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया है। रिटायर्ड SSP इम्तियाज़ सरवर जो कि वालिद हैं शहीद कैप्टन सलमान सरवर के, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तज़ियाकार हैं, वो भी हमें आज ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं मोहम्मद असलम शहज़ादा, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और जिसमें इन तमाम वाक़यात को उन्होंने बयान किया है अपने कलम के साथ। ये तमाम लोग हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे कि क्या वो जज्बा था, क्या वो ताकत थी जिसकी वजह से हमारे पास वसाइल भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। तो अभी हम बात करते हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तज़ियाकार हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जब हम देखते हैं कि वाक़या जब ये पेश आया, जिस तरह से भारत ने अटैक किया और
जब वो एक आदी मुजरिम जिस तरह से होता है कि वो रात के अंधेरे में अटैक किया गया, बैनुल-अक़वामी जो कवानीन थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई, बग़ैर इंटीमेट किए हुए लाहौर पर उनका ये प्लान था कि हम नाश्ता यहाँ पर करेंगे। तो हम बात ये कर रहे हैं कि प्लान तो हमने उनके सारे ख़राब किए, खाक में मिला दिए थे। और जब हम देखते हैं कि हमारे जो जवान हैं जिनके पास वसाइल भी कम थे, हमारे पास फ़ौज भी कम थी, उसके बावजूद भी हम सीसा पलाई की दीवार वहाँ पर बने रहे हैं। जी थैंक यू जी। देखें, ना सिर्फ ये कि उन्होंने उनका प्रोग्राम ये था कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे जी, बल्कि उन्होंने जो पुलिस कमिश्नर है लाहौर के लिए वो भी अपॉइंट कर दिया था। और 2000 जो पुलिस की फोर्स है उसके साथ वो अमृतसर में ट्रेनिंग कर रहा था। और उन्होंने जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी अपॉइंट कर दिया था। वो इतने शायद वो उनको यकीन था, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम 3-4 घंटे में लाहौर जो है वो उसको ले लेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि उनके जो इरादे थे वो खाक में मिला दिए गए। और अभी भी जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है इंशाल्लाह उसके इरादे खाक में मिला दिए जाएंगे। कुछ टफ टाइम है जिससे हम गुजर रहे हैं, कुछ कमों पे ये वक्त आता है। और जो एक और चीज़ है जो हमारी यूथ को शायद ये कहा जाता है जी, क्योंकि हमने अपनी स्टोरी, अपनी कहानी शायद बताना कुछ कम कर दी है। हर कौम की कहानी होती है, हर एक तहजीब की कहानी होती है, हर मुल्क की एक कहानी होती है जिसको बताना ज़रूरी होता है, जो ट्रांसफ़र होती है। तो जिस तरह से जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, इस तरह से आइडियोलॉजिकल फॉर्म पे कहानी ट्रांसफ़र होती है। तो ये कहा जाता है जी कि ये शायद इसमें एग्रेशन जो है वो पाकिस्तान ने की, जिसको लिंक किया जाता है ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम से। अगर आप उससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अबाउट 6 मंथ्स, तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड टू इन्वेस्ट गुजरांवाला थ्रू कसूर, खेमखरन के रास्ते से, और लाहौर सेक्टर से, और सियालकोट सेक्टर से। सो इन तीनों जो थे कन्वर्जेंस इसकी जाके वजीराबाद पे होनी थी। और उनका ख्याल ये था कि अगर हम ये प्लान करेंगे और ये कन्वर्जेंस होगी तो उसके बाद जो है जब पंजाब अनहेंज हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान पूरा जो है उसका शायद खुदा न खास्ता जो उसकी स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एज फार एज द जोग्राफिकल एंटिटीज कंसर्न, वो शायद नामुमकिन हो जाएगी। तो इसको सामने रखते हुए ये रिपोर्ट्स थी, ये रिपोर्ट्स आर्मी तक आई, ज़ाहिर इंटेलिजेंस की होती है जी। तो उसके ऊपर प्रिपरेशन ऑलरेडी थी जो स्पेशली सियालकोट सेक्टर में और इन सारे सेक्टर्स में की गई। तो ये अब जो एक मैं भी आते हुए जब आ रहा था स्टूडियो की तरफ, तो मैं रेडियो पे सुन रहा था, एक साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये जो 47 है, ये जो 65 है, 71 है, ये जो डेट्स हैं ये खाली नंबर्स नहीं हैं, ये इन नंबर्स के साथ जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो इन कहानियों को कौम तक पहुंचाना, आज के बच्चों तक पहुंचाना। और मैंने जितने अभी आते हुए रेडियो पे सुना, जितने बुजुर्ग उन्होंने पैच किए अपने ऑडियो पे, वो सब के सब रो रहे थे, क्योंकि उन सब ने ये कोई ना कोई वो देखा जी, ये फिगर्स उन्होंने कहीं पे डिमॉन्स्ट्रेट होते हुए देखे थे। तो हमारे शायद वो लोग जिन्होंने 71 नहीं देखी, जिन्होंने 65 नहीं देखी, जिन्होंने उसके बाद नहीं देखा, और जो अब हमारी बिल्कुल जनरेशन जी है जी, और या उसके बाद की भी जनरेशन अब तो आ गई है, शायद वो उनके अंदर ये एहसास पैदा करना ज़ाहिर है हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, जिनका ताल्लुक इब्लाग से है। क्योंकि उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो उन तक नहीं पहुंचेगा जी, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचाएंगे तो नहीं पहुंचेगा। और जब नहीं पहुंचेगा तो आजकल जो है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो मुल्क हैं वो जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है जी, वो आइडियोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने और वो तो सब कुछ ग्लोबल कॉमन कर दिया। बिल्कुल आपने सही बात की है। इसी हवाले से जैसा इन्होंने बोला कि हमें आगे ये चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी, हमें ये कहानियाँ बतानी पड़ेंगी, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो वो जिस तरीके से मोल्ड करके भारत या जो बाकी लोग पेश करेंगे उन कहानियों का तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो उस वक्त के हमारे फौजी जवान मौजूद थे, उनके वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, SSP इम्तियाज़ साहब हैं, जो कि वालिद कैप्टन सलमान सरवर शहीद के। सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। सर आपका लखते जिगर, आपके बेटे, मतलब वो जज्बा, उस सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि अपने बेटे को फ़ौज में भेजना और फिर इस तरीके से कि उन्होंने आखिरी कतरे तक बिल्कुल वहाँ पर ज़ख्मी होने के बाद भी अपना हौसला नहीं हारा था? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बात यह है कि जी हम अपने जो डिफेंस है मुल्क का, अपनी कौम का, वो बेसिकली अवाम के ज़िम्मे होता है। अवाम ने अपनी धरती का, अपने लोगों का, अपने मुल्क का दिफा करना होता है। ये आर्मी होगी, पुलिस हो गई, दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं,
इनको मैंडेट देती है अवाम कि आपने इस धरती की, हमारे लोगों की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कानून की वो हिफाजत करनी है। बिल्कुल। उस हिफाजत में हम बच्चे भेजते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ ना तो एक ज़मीन के टुकड़े की हिफाजत होती है, ना सिर्फ इंडिविजुअल की होती है, ना किसी और की। वो एक होल मुकम्मल पैकेज है। पैकेज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। उसकी हमने हिफाजत के लिए हर बंदा उस अपनी अपनी जगह पे उसकी हिफाजत करने का जिम्मेदार है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस वाले हों, वो आर्मी वाले हों, वो ये, हर बंदा जिम्मेदार है इंडिविजुअली हम सब। लेकिन इनको मैंडेट दिया जाता है कि ये वेपन्स के साथ दुश्मन जो इन हमारे जो बुनियादी आईनी हकूक़ हैं उनकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, इंट्रूडर्स होते हैं, वो आते हैं, तो उनको रोकने के लिए बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी खड़ी है, इंटरनली पुलिस खड़ी है, एयर में एयरफोर्स है, सीज में नेवी है। क्या सब ये देखिए, ये एक मैकेनिज्म है जो आप बता रहे हो और मैं इससे बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं उससे लेकिन वो जज्बा कैसे आ जाता है? हमने बहुत से ऐसे वालिदैन को देखा जो कहते हैं कि अगर एक बेटा नहीं 10 बेटे भी होते तो कुर्बान कर देते। ये हमने किसी दुनिया की आर्मी में जज्बा नहीं देखा, किसी वालिदैन में जज्बा नहीं देखा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि असल में ये जज्बा बुनियादी तौर पे अवाम से हमें मिलता है। जब हम बॉर्डर्स पे चले जाते हैं तो फिर उस वक्त ये नहीं होता कि मेरा वालिद पीछे है, मेरी बहन पीछे है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है। उस वक्त ये होता है कि जो अवाम है उसने हमें ये मैंडेट दिया हुआ है कि उनकी हिफाजत करनी है। अब उनकी हिफाजत में जान भी दी जा सकती है, ली भी जा सकती है। तो मैं एज ए फादर वो अपनी अवाम की हिफाजत के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए, इस लॉ ऑफ लैंड की हिफाजत के लिए, इस पीस ऑफ लैंड की हिफाजत के लिए अपने बच्चे को भेजा है और उसने वो काम किया है जो अवाम एक्सपेक्ट करती थी उससे। जी बिल्कुल। और उसको करना चाहिए था, उसने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है उस पर। सर, आप जैसे आपके बेटे कैप्टन सलमान सरवर शहीद, उन जैसे ही कौम के लिए हमारे असासा हैं ये, ठीक है? तो इनकी बचपन की कुछ यादें आप कैसे उनको याद करते हैं? या बचपन से उनको जाने का शौक था या भेजा गया था, या किस तरह से वो थे बचपन में, कुछ बताइएगा। यादें तो खैर वो 26 साल की यादें हैं, वो ये 2-4 मिनट में तो नहीं वो शेयर की जा सकती। तो लेकिन उसके आर्मी का कोई उसका नहीं था। वो डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उसने FSC मेडिकल में किया, एंट्री टेस्ट हुआ, वो क्लियर किया। अच्छा, मतलब बचपन से शौक नहीं था? कोई नहीं, पुलिस से कभी नहीं था, आर्मी का भी नहीं था, किसी की चीज़ का नहीं था। सही सही। लेकिन वो अक्सर हम सुनते हैं कि ये जो बॉर्डर्स पे होते हैं या जो इंटरनल होते हैं, दे आर द चोजन वन। अचानक एक दिन वो कहता है कि मैंने तो आर्मी में जाना है। मैंने तो उसको देख के एक दफ़ा तो स्टन हो गया कि कभी ऐसी बात नहीं होती, होता ना कि चलो घर में कोई बात होती हो तो फिर है। मतलब पहला जब उसका रिएक्शन होना चाहिए था कि मेरा बाप पुलिस में है तो मैं शायद पुलिस में जाऊँ, लेकिन उसने पुलिस की बात ही नहीं की। उसने कहा मैंने आर्मी में जाना है। और यकीन मानिए मैं पुलिस में होते हुए भी पसंद आर्मी को ही करता था। या जैसे आम लोग भी हैं, आम हर इंसान की ख्वाहिश है, बिल्कुल ऐसे वो दिल से प्यार करते हैं। तो बेटा उसने कहा कि मैं तो आर्मी जाना। मैंने एक दफ़ा सोचा, मैंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? कहता नहीं वो मेरा मैं नहीं डॉक्टर बनना। खैर मैंने कहा ठीक है, अभी कौन सा हो गया है। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करो अपनी। कहाँ से मतलब उनके माइंड में ये चीज़ आई थी? इंस्पिरेशन मेरा नहीं ख्याल, उसने कभी शेयर नहीं किया। अच्छा, मतलब बस एकदम ही इतना मुझे पता है कि जब उसने FSC करके तो गवर्नमेंट कॉलेज से वो पास आउट हुआ, उसकी जो शर्ट थी जिस पे बच्चे वो करते हैं स्प्रे वगैरह करते हैं, उस पे मुतअद्दिद जगह पे लिखा हुआ है ISI एलीट, यानी टुवर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स। हाँ, स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं। और एक बड़ा हैरानकुन वर्ड लिखा हुआ है, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है घर में। वो पहले 1-2 मीडिया वालों को मैंने वो दिखाई भी थी। उसके इस जगह पे फाटा लिखा हुआ है, फाटा। अच्छा।
अब मुझे वो नहीं समझ आई कि फाटा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो शहीद हुआ है फाटा में। उस वक्त अभी ना कोई आर्मी है, ना कोई वो गया है, ना कोई ये चीज डिस्कस हुई है, मतलब कोई डिस्कस है, अल्लाह की तरफ से सिग्नल्स मिल जाते हैं, शायद कुछ ऐसा। वो नहीं मुझे पता किसने लिखा है, कैसे लिखा गया। ठीक है, तो ये वो ना मेरा ख्याल है कि वो बना ही इसीलिए था, मेरा जाती ख्याल है। फील होते हैं प्राउड? हाँ, ऑफ कोर्स। इससे ज्यादा क्या प्राइड, जाहिर है, इससे ज्यादा क्या, क्योंकि माँ बाप का एक लखते जिगर, उनका ऐसे दिल का टुकड़ा वो चला जाए, उसके बाद भी प्राउड फील करना, और फिर ये कहना जैसे कि अनवार ने कहा कि एक की बजाय 10 बेटे हों तो उनको भी पाक फौज में भेजेंगे, और पाक फौज से इतनी अकीदत हमारी आवाम को, हम सबको है। खैर वो तो जिसको मौका मिलता है, खुश नसीब होते हैं उधर जाने का, तो आपके बेटे को ये मौका मिला और आप उनके फादर हैं माशाल्लाह। देखिए जो एज ए फादरली चीज़ें हैं ना, वो तो ऑब्वियसली उस पर तो कोई बंदा इनकार ही नहीं कर सकता। बिल्कुल वो तो टच करती हैं, वो डेली टच करती हैं, डेली हर मिनट बाद टच करती हैं, तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती ना। और वो तो खैर चले है, लेकिन बात यह है कि मौला हुसैन का कौल है कि जब मौत आनी है तो शहादत से बेहतर फिर कौन सी मौत है। बेशक मरना तो है ना हमने, जब मरना है तो फिर शहादत से बेहतर। शहीद की जो मौत है वो कौम के हयात है। अच्छा, मुसन्निफ कॉलम निगार मोहम्मद असलम शहजादा भी हमारे साथ हैं। जिस तरह से अभी आबिद साहब ये फरमा रहे थे कि जो कहानियाँ हैं वो हमें अपनी यूथ पर ट्रांसफ़र करनी है ताकि उनको पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद हम इस मुल्क में बैठे हैं। तनकीद तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो कुर्बानियाँ हैं, जो पीछे एक सेक्रीफाइस मौजूद है, उसको देखना, उसको समझाना, बताना बहुत ज़रूरी है। अपने कलम से आप वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बस मैं ऐड करूँगी यहाँ पे कि अनवार उन चीज़ों को इस तरह से पेश करना कि वो दिल को छू जाए और लोग उसको पढ़ के उस तरीके से फील भी करें, ये बहुत बड़ा काम होता है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका, न्यू टीवी का, और पूरी कौम पे जो भी लोग देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ज़बरदस्त अभी ये बात आपने भी उसकी तायद की, मैं बिल्कुल 100% इस बात की तायद करता हूँ, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज मुझे इतना अफसोस होता है, इतना मुझे तल्ख़ तजर्बा हुआ जब मैं इन किताबों के लिए, इन किताबों के हवाले से जब शहदा की बायोग्राफ़ी लिखने के लिए जब मैंने रिसर्च की, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये राशिद मिन्हास कौन है, ये मेजर तुफैल मोहम्मद कौन है, मेजर शबीर शरीफ ये कौन है। हालांकि ये हमारे यही निशान हैदर, हम बचपन से ही इन्हें किताबों में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आज बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि किताबों से भी इनके मज़ामीन को हज़फ कर दिया गया, और बहुत अच्छी ये बात की गई। और मैं बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि आज इसी चीज़ की ज़रूरत है। और एक हमारा अलमिया जिसका आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं जिसका इजहार करूँगा, अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। ये हमारा अलमिया है कि हमारे अंदर देखें, हर जगह पे, हर इदारे में अच्छे लोग, बुरे लोग होते हैं, नेगेटिव किस्म के लोग भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। हम किसी एक नेगेटिव किस्म के बंदे को देख के, उसकी किसी हरकत को, किसी अमल को देख के सारे ही इदारे को, सारे ही माशरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसी बात को पाक फ़ौज के साथ रिलेट करें, मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, ये बात भी कि आज कुछ लोग हमारी पाक फ़ौज को, जिस तरह आपने कहा कि ये मुंह से कहना, तनकीद करना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान होता है किसी, क्योंकि जैसे वो वहाँ पर बॉर्डर्स पे खड़े हुए लड़ रहे हैं, जैसे पहले तो बैरूनी ताकतों से लड़ रहे थे, बैरूनी, अब अंदरूनी ऐसे मामलात है कि वो आपस अंदरूनी मामलात से लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ वही जानते हैं, उन्हीं का हौसला है कि वो किस तरीके से उनको लड़ रहे हैं, क्योंकि घर में कह देना बहुत आसान होता है, उनकी जगह खड़े होना और अपने बेटे को भेजना, जो लोग बात करें, वो बहुत मुश्किल होता है। और मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो हम में से कुछ लोग जो हैं वो पाक फ़ौज को आज बुरा भला कहते हैं। मैं इसी बात को आगे लेके अगर मैं इन्हीं लोगों से पूछूं कि हम कितने मुहिब्बे वतन हैं, हमें अपने मुल्क से, अपने वतन से कितना प्यार है, अगर प्रैक्टिकली हम आगे चल के इसको देखें और फिर इससे भी बालातर होकर सोचें, तो हम ये देखते हैं कि पाक फ़ौज जो है, उसके जो जवान हैं, अफसरान हैं, जो हमारी सरहदों पे हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। आज देखें
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। हम अपनी सिक्योरिटी को, हम अपनी अमलाक को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। जो ये हमारे नौजवान जो हमारी सरहदों की, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, मुझे ये बताएं इससे बड़ा अपने वतन से प्यार और मोहब्बत का जो जज्बा है, जज्बा हुब्बुल वतनी, कि प्रैक्टिकली उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हमें अपने वतन से कितना प्यार है। बिल्कुल। और जब इस तरह की तनकीद, बिला वजह की तनकीद जब उन बॉर्डर्स पर खड़े जवानों तक पहुंचती होगी तो उनका मोराल भी डाउन होता होगा। तो तनकीद करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। और एक बस मैं यहाँ पे बात ऐड करूंगी कि सिर्फ दुश्मन की साजिश है, जैसे आपने बात की ना कि जो लोग बुरा भला कह रहे हैं वो दुश्मन की साजिश में आ रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो इस तरह से मत बने। हमारे जवान हैं, हमारे फौजी हैं जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हम बैक नाज़रीन, तो जहाँ पर बात हो रही थी 6 सितंबर के हवाले से, दिफा वतन के हवाले से, तो दिफा वतन में सिर्फ वहाँ पर हमारी पाक फ़ौज नहीं थी बल्कि पाक बहरिया हमारी साथ में शामिल हो चुकी थी और साथ में पाक फ़ज़ाइया भी उसका हिस्सा बन चुकी थी। क्योंकि MM आलम में वहाँ पर जो सरगोदा के मौके पर वहाँ पर फ़ज़ाइया में उन्होंने जो भारतीय तैयारे 100 तैयारे 6 गिराए थे भारत के, वो एक बहुत ही शानदार कामयाबी थी। जबकि वसाइल बहुत कम थे लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम बहुत आगे थे तब भी आज भी। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली, हमारे साथ है दिफाई तज्ज़ियाकार से। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, तब की टेक्नोलॉजी कैसी थी? और अगर बात करते हैं कि जैसे आपने बताया और हमें वैसे भी जैसे पता है कि 1/4 हमारे पास तो फौज थी और उसके हिसाब से हमने 17 दिन तक उनको रोके रखा और फिर भी हमने वो फतह किया, किस तरह से? आज 6 सितंबर है और आपके पास एक शहीद के फादर भी बैठे हुए हैं। पहले तो सिर्फ मैं इतना कह दूंगा कि ये सिर्फ 6 सितंबर नहीं है। 1948 से शुरू करें जब पाकिस्तान ने कश्मीर की जंग लड़ी थी। 1965 से पहले मेजर तुफैल शहीद हो चुके थे 1965। और अब तो ये कंटिन्यूड स्टोरी है शहादतों की जो आज तक जारी है। परसों भी एक मेजर, एक कप्तान और नौजवान है जो है शहीद, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके पेरेंट्स को हिम्मत दे के वो उस लॉस को बर्दाश्त कर सके जो कौम का लॉस है। अब चूँकि 65 स्पेसिफिक हो गया है, 6 सितंबर 65 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान 47 में जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को जो शेयर इंडिया को देना चाहिए था फ़ौज में और इकॉनमी में, यानी फ़ौज की जितनी यूनिटें हमारे पास आनी थी, इकॉनमी का जो शेयर वो हमें नहीं मिला। और उसके लिए हम लड़ते रहे कि जी आप हमें, आज तक उन्होंने, क्योंकि जो जितना इंडस्ट्रियल बेस था 47 में वो इंडिया में था, पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान को एक धोखा दिया गया था कि यू आर अ गुड मार्शल, तो वो जो हर जगह से लोगों को भर्ती करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भेज दिया गया। अब जब वहाँ हुआ तो नेचुरली पाकिस्तान आर्मी फॉर्मेटिव स्टेज में थी, बल्कि पाकिस्तान एज ए नेशन वाज इन फॉर्मेटिव स्टेज। तो उसमें हमें मुख्तलिफ जगहों से और ख़ास तौर पर हमें जो हमारी आर्मड को, जो हमारे टैंकों के हिसाब से या टेक्नोलॉजी आर्टिलरी गन्स के हिसाब से, वो कहते हैं ना पाकिस्तान वन 1960 वॉर विद 3 A's, अल्लाह, आर्टिलरी, इस ये 2 पावर्स थी। खुदा ताला तो था ही था, अल्लाह था, आर्टी थी, आर्म फोर्सेस थी और पीछे लोग खड़े हुए थे। यानी देखिए कौम किस तरह खड़ी थी कि अगर आप तारीख में जाएं तो 65 वॉर की पहली शहीद जो थी ना वो एक औरत थी, आबदा तूसी। तो वो जो हमारे पास, अब इंडिया भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए हमेशा चीज़ें वो, क्योंकि इंडिया कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान जो है वो डिवीज़न हुआ है इंडिया की। हालांकि पाकिस्तान जो है ये डिवीज़न ये सब कॉन्टिनेंट की है, उससे पहले भारत कोई नहीं था, ये बर्रे सगीर, लेकिन उनकी फ़िलासफ़ी ऐसी है। तो हमें जो इक्विपमेंट आया, ख़ास तौर पे आप ये देखें जो हमें टैंक्स टेक्नोलॉजी मिली थी वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी। तो सिर्फ हमने 17 दिन उस पाकिस्तान की जो वॉर स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से, जो आपके ऑपरेशनल प्लान्स थे उसके हिसाब से, यानी कि जिस वक्त जंग सुबह 6 सितंबर को हुई तो 10 डिवीज़न जो लाहौर में लोकेटेड है वो अपनी पीस लोकेशन में था। दे वर नॉट ऑन द बॉर्डर्स वर पे मैन कर रहे थे रेंजर्स, और एक यूनिट थी सिर्फ जो डिप्लॉयड थी। तो इंडियन ने अटैक किया, एक कोर लेवल का अटैक था, एक उसका प्रॉन्ग जो था वो वाघा पे आया था और एक प्रॉन्ग जो है वो खेमकरन से होके कसूर बगंडा सिंह वाला सेक्टर के ऊपर आया था। पाकिस्तान ने वहाँ रोका और फिर देखिए यहाँ से आर्मी ने मूव किया, कैंटोनमेंट से ऑपरेशन गए, इंडियन आ गए थे बाटापुर ब्रिज तक,
उस बाटा पे बड़ी जल्दी से एक्सप्लोसिव लगाया गया, उसको डेटोनेट किया गया और उनको वहाँ रोका गया। अब वहाँ रोक के पहली जो पाकिस्तान की बूटी थी, वॉर बूटी थी, वो थी इंडियन जो राजेंद्र सिंह जो जीओसी था, उसकी पहले ही दिन वो एक गन्ने के खेत में छुपा हुआ था, तो उसकी जो जीप थी जिसके ऊपर स्टार लगे हुए थे वो पाकिस्तान ने कैप्चर की थी, जो अभी तक एक यूनिट है 3 सिंध उसके पास वॉर ट्रॉफी के तौर पे मौजूद। फिर आपने उनको रोका, वहाँ पे स्टॉल किया, फिर काउंटर ऑफेंसिव किया, यानी काउंटर अटैक जिसको कहते हैं, और काउंटर अटैक से आपने उनको अपनी बॉर्डर लाइन से पीछे धकेला। बल्कि खेमकरन सेक्टर में जाएं तो पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वहाँ से खेमकरन रेलवे स्टेशन, खेमकरन गाँव जो इंडियन थी उसको कैप्चर किया। वहाँ एक बड़ी हिस्टोरिकल तस्वीर है जिसमें जनरल मूसा, जनरल अयूब जो है वो खेमकरन रेलवे स्टेशन पे और जीओसी जो है वो खेमकरन रेलवे स्टेशन पे बैठे। तो उसके बाद फिर चले जाइए चविंडा, बड़ा ब्रीफली, चविंडा में दुनिया की आज तक सबसे बड़ी तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने और वहाँ पे सिर्फ एक इन्फेंट्री ब्रिगेड डिप्लॉयड था, ब्रिगेडियर अली थे, उनकी अभी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ही फॉट सिंगल हैंडेडली, 2 यूनिट्स थी और उन्होंने टेक्निक ऐसी अडॉप्ट की कि जहां वो डिफेंस चेंज कर लेते थे, यानी अभी यहाँ बैठे हुए उसके बाद उन लोगों को उठाया यहाँ से 400 गज 800 गज, तो इंडियन समझ रहे थे कि फौज जो है पूरे इलाके में फैली हुई है। ठीक है, सो इसलिए इस टेक्निक से उन्होंने टैंक्स बेहतर थे, अटली गन्स ने बड़ा काम किया। बल्कि आपको याद होगा, आपको लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप जाएं तो वी वर नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ अखनूर बिफोर 1965। अखनूर कैप्चर होने वाला था, यानी ये जो आपका भिम्बर से ऊपर जब आप जाते हैं और ये तमाम सेलियंट दरियाए तवी हमने क्रॉस किया था फोर्सेस ने, वहाँ पे इंडियन रिट्रीट के ऊपर थे, अखनूर ब्रिज के ऊपर हम पहुँचे थे। अखनूर जो है वो जम्मू अखनूर सांबा रोड है, अगर आप अखनूर चाहते हैं तो आप कश्मीर की पूरी कम्युनिकेशन नेटवर्क काट देते थे। उस वक्त खैर हमारी एक टेक्निकल मिस्टेक थी, क्यों थी ये तो मुझे आज तक नहीं समझ आया, लेकिन मुझे लगता है अमेरिकन इंटरवीन कि वहाँ पे चेंज ऑफ कमांड हो गई थी, जनरल अख्तर को चेंज करके और जनरल यहिया को लगाया गया था कमांड टेक ओवर करने में 2 दिन का गैप आया, फोर्सेस वहीं होंगे। तो ये जो चीजें थी ये पूरी की पूरी दे वर गोइंग इनटू द इंडियन टेरिटरी, नॉट ओनली स्टॉपिंग डिटेल्स थी ना, उन छोटी-छोटी डिटेल्स को मिला के इस तरह से खाली दिफा नहीं किया गया जिस तरह से पाक फ़ज़ाया के हम रोल की बात यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। हलवाड़ा की बात करें, पठानकोट की अगर हम उनके हवाई अड्डे की बात करें उसको भी तबाह किया गया, अमृतसर में भी अटैक किए गए, लोगों को सिर्फ यौम दिफा पाकिस्तान से लगता है हमने सिर्फ दिफा किया, नहीं हमने घुसकर भी मारा, अंदर जाके मारा। जी आबिद साहब, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। जी देखें, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे जी, जंग ना खाली टेक्नोलॉजी से भी नहीं लड़ी जाती। देखिए 3 चीज़ें होती हैं जंग लड़ने के लिए। एक होता है टैक्टिस, आपकी टेक्निक क्या है। जैसे उन्होंने अभी कहा कि वो एक ब्रिगेड था और इन्फेंट्री ब्रिगेड था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल कैसे लड़ी, तो इसका मतलब देयर वाज सम टेक्निक व्हिच वाज एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक चीज़ होती है टैक्टिस, दूसरी है टेक्नोलॉजी, तीसरी है ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और आइडियोलॉजिकल ज्योग्राफी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप जंग जीतते हैं। तो जो हम पहले बात कर रहे थे, वो जो ऑथर आए हुए थे जिनसे आपने पूछा, तो वो जो कहानियां हैं जो वो आपकी आइडियोलॉजिकल ज्योग्राफी जो है उसको मेकअप करती हैं, और जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है उसकी आपने सरवर साहब से पूछा कैप्टन सलमान शहीद के बारे में। जी बिल्कुल, कि ये कैसे इनको फीलिंग, ज़ाहिर है ये वालिद हैं और उनकी फीलिंग्स वो वर्ड्स में एक्सप्लेन कर भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखें, हम तो लफ्ज यूज करते हैं, फादरलैंड, मदरलैंड, लेकिन उनकी जो अंदर की फीलिंग्स है ना वो बेसिकली वो ही कर सकते हैं। जी इम्तियाज साहब, ये वो नौजवान हैं, आपके लख्ते जिगर भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपना लहू इस वतन के लिए कुर्बान किया है। आज सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? आज एक मैसेज हम चाहेंगे आप कन्वे करें। देखें जी, हम जो ये 6 सितंबर मनाते हैं यौम दिफा पाकिस्तान जी, ये बेसिकली ना एक तजदीद अहद का दिन है सिर्फ, कि अगले जो 364 दिन हैं उसमें हम ये काम अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जिन्होंने जानें दी हैं, जो गाजी हैं, जो सफ़र कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, जो गाजी, ये 2 गाजी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्विस में गुजार दी, अपने मुल्क की हिफाजत में गुजार दी, खिदमत में गुजार दी। तो ट्रिब्यूट ये है कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए
हर बंदा अपनी अपनी जगह पे पार्ट प्ले करे। जरूरी नहीं है कि भी एक ने जान दे दी, अपना खून बहा दिया, तो लिहाजा उनका ही काम था, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। नहीं, उन्होंने इनके लिए कुर्बानी दी है। इंडिविजुअल एफर्ट्स जरूरी कहते हैं ना कि उन्होंने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान किया है, अपना आप कुर्बान कर दिया। वो अपना आज, वो कल थे, हम हैं। वो इसलिए थे कि हम रहें। तो जब हम रहेंगे नहीं तो मुझे हमें अफसोस होता है। क्या फायदा होगा फिर? फैमिलीज ऑफ शुहदा जो हैं, उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं, उनको तकलीफ होती है जब अपने मुल्क में देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो अफरा तफरी पहले। फिर हमें होता है कि शायद वो हमारे बच्चों का जो खून है वो शायद काम नहीं आया, उनका मोरल डाउन हो जाता होगा जो अब मौजूद है। ऑब्वियसली सिर्फ उनका मोरल नहीं डाउन, वो गाजी जो बॉर्डर्स पे हैं उनका ज्यादा मोरल डाउन। और उन पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चे वहाँ पे भेजे हुए हैं, उनका ज्यादा मोरल डाउन होता है। तो लिहाजा हर बंदा अपनी जगह पे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बिल्कुल अपना हिस्सा डाले, उसमें हिस्सा डालने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड एसएसपी इम्तियाज साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और आबिद अली होंगे हमारे साथ, और साथ में गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था उसके एक चश्मदीद गवाह हैं। 1965 की जंग के हमारे साथ मौजूद हैं बाबा बशीर अहमद, हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे जानेंगे क्या मनाजिर उन्होंने देखे, उस वक्त क्या जज्बा था। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने भारत का जो पाकिस्तान पर जब हमला हुआ था 1965 की जंग में, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। आपने अपनी आंखों से मनाजिर देखे। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 18 साल के थे। और फिर जब जंग के बारे में आपको पता चला तब क्या जज्बा था आपका? जंग वेखी अपने पिंड ही ढियारे अड्डे ते। ठीक है। जब इंडिया की फौज ने हमला किया, हाँ जी, कुछ मुंह मनेरे, मतलब अजाना तो कुछ पहले, अजाना तो पहले, ठीक है, तुरी आई है फौज ते साडे ईदगाह आया वो चौंक च जिसले आई है तो इधरों पई है साडी गड्डी जीप। अच्छा जी। पहला तो साडे सिविल नाल गल्लां करते पुछदे आ भी लाहौर किड्डी दूर आ, तो आम सानू पता है 20 मील आ, जी 20 मील आ, अहां चाह लाहौरों जाके पीनी है। अच्छा ऐ करके ਹੁਣ ਦਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਉਹ ਠਾਂ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਵਿਆਹ ਘਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਸੀ ਕੋਲ ਐਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਜੀਪ ਪਈ LMG ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾਂ ਨੇ ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਮ ਲੇਟ ਕਰਾਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਢਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਹੀ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਰਸਟ ਢਾਹ ਕੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਉਰਲੇ ਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜਨੀਆਰ ਵਾਲੇ ਜੂਨਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜੂਨਟ ਨੇ ਥੱਡ ਬਲੋਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਉਹਨਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, 9 ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ 16 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ੋਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ LMG ਗਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 9 ਬੰਦੇ ਤੇ 9 ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਰਸ਼ੀਦ ਹਵਾਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਸਈਦਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਸਾਈਡ पे? ਇਹ ਆਪਣੇ फैसलाबाद जी उतों का जी। आह जी जंग वो वेखी है ना इन्हों 16 घंटे सवेर के 6 बजे लगते रात के 10 बजे इन्हें फिर मोर्चा छड्या पुल वाला। पूरी इंडिया तो इन्हों का मोर्चा नहीं गा टुटे, हुकूमतें टुटियां उधर फौज की। असी तो यही वेख्या फिर फरिश्ते अन्ना कर छड्या, कख दिस नहीं। उन्होंने को टैंक भी, तोहफा भी। एक इन्ना मोर्चा जड़ा वो तो मतलब तबाह कर सकते हैं। चलो इन्होंने 50-60 ਕਰਮਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਵਾਂ ਜਾਣਿਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨੀਫ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 40-50 ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਫ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਆਂਦਾ
आंदा निकलना आप किहड़े जान देना आप जान देना वो आंदा उस्ताद जी असां शहीद होना ते इन्ना उंज ही कुत्ते दी मौते मरना इन्हू डर नहीं साडा वो जैसे फायर कर रहा जी जी ऐसा तो फिर ओपी उन्होंने दिन उहदे मारी यार कंड च बिल्कुल। जो जवान वहाँ पर थे वो बाबा जी यही कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहे थे कि हम तो शहीद होने के लिए ही यहीं पर हैं, लेकिन हम इन्हें भी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जो जवान सी जरा कहंदा सी मैं लाहौर जाके ब्याह करना है ओदा ओ ते फिर ओथे ही लमलेट ओ फिर साडी भूआ दा वो सी सफर ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਨਾ ਫੌਜ ਸੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਤੇ फौज है ही बड़ी थी। गज़नफ़र साहब जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे टेक्निक के हवाले से, ये जंग टेक्निक वाली नहीं थी, ये जज्बे वाली जंग थी। बिल्कुल बीबी ने सवाल किया है कि केड़ी टेक्निक ते लड़े नहीं टेक्निक नहीं सिर्फ अल्लाह दे रसूल दी मदद। जी जी बाबा जी ਅਸੀਂ भी यही कह रहे हैं कि जज्बा सी जी जिस लिए ना फिर रात 10 बजे मोर्चा छड्या ना ते ओ पुल ते पहला ते ढा दिता है हट के 1.5 किला हट के पुल इंडिया बदा बिल्कुल जहाज अपना आया असीं कहना भी ये कमाल जिवें फरिश्ते आ भी आण के सुट दे ऐ मारदा चमकारा ते बंब मारदा ते ਉਹਨੇ तो लोहे दा पुल ढा दिता ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ खाना नहीं उत्ते टुकड़े होंदे बड़ी बड़ी दूर तक सानू मालूम आवे भी डिगे न फिर बदा जहाज फिर उन्हें तोड़िया फिर तजीरा ना बदा उन्हें तजीरा फिर तोड़िया असीं जी ये आम बंदे ने रात बंब मारना इन्ना निशाना बड़ी गल है, बड़ी बात साडी रब मदद करन दे बड़े से मदद करन दे बिल्कुल फिर उन्हें बिल्कुल ऐसी अल्लाह की मदद देखें शामिल थी। मैं यही अच्छा जी यह अखा देखा जी जी अल्लाह ताला वाकई फरिश्ते भेज देना। बाबा जी ਅਸੀਂ ब्रिगेडियर साहब ਨਾਲ भी गल करनी है फिर गल करनी है ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से बात कर रहे थे टेक्निक के हवाले से, तो जो जज्बा इस वक्त बाबा जी बता रहे हैं, निशाहिद रहे हैं इस जंग के, वो जज्बा भी बड़ा कमाल का था। देखिए 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था जी जी 65 तक वो जनरेशन रह रही थी जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा था बिल्कुल। और तारीख का सबसे बड़ा मैसेकर जो हुआ है ना आज तक, वो जब इंडिया पाकिस्तान बना है तो उस वक्त वो मैसेकर हुआ जी। और जिस तरह औरतों की इज्जत टूटी गई, जिस तरह हमारी औरतें वहाँ रह गई, बच्चे इंडिया में रह गए, जिस तरह उनको मारा गया, अगर आप पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हुए। अब वो जनरेशन मौजूद थी, उस जनरेशन ने अपने एक्सपीरियंसेस ट्रांसफ़र किए थे उन लोगों में जो उस वक्त फ़ौज में शामिल हो रहे थे या ऑलरेडी फ़ौज में मौजूद थे। तो उनको ये एहसास था कि पाकिस्तान की सर्वाइवल कितनी ज़रूरी है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना पाकिस्तान के पास कुछ 16 कैवलरी रेजिमेंट्स थी। हाँ जी हमारे पास शर्मन टैंक थे, M41 थे, फिर कुछ शेफरीज थे, कुछ को हमने अपग्रेड किया हुआ था, इस तरह अटली की गन्स थी। इस तरह जैसे बाबा जी ने कहा कि वहाँ पे आपने पुल को वो जो बाटापुर का पुल था उसको डेमोलेट किया पहले हालांकि इस किस्म की सेंसिटिव जगहों पे पहले डेमोलेशन इक्विपमेंट लगा दिया जाता है, लेकिन क्योंकि एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। बाबा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शायद कुछ कमेंट शॉर्टली। वो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਡਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਰੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ठीक है हडियारे दी रोई दी मैं गल करदा जेड़ा पुल अपना जहाज डाउंदा रहा। देखिए ना BRBL पूरी चल रही थी बिल्कुल, और जितनी भी पाकिस्तान की जितनी भी BRBL के साथ जितनी भी जगहें थी सब पे पुल बने हुए थे, क्योंकि अब लोग हमारे पार अब उन पुलों को डेमोलिशन करना जरूरी था। यहाँ भी किया गया, फिर BRB पे जाके आपको पता है अपना मेजर अजीज भट्टी शहीद, और उसके बाद जो उन्होंने जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले इंडिया को रोका, सस्टेन किया, डेवलपमेंट की, कंसंट्रेशन हुई, लोग अपने डिफेंसेस में गए। उसके बाद जब आपकी ये इन हफ्ते में ये चीज़ पूरी हो गई, फिर आप काउंटर ऑफेंसिव पे गए और उस पे जैसे मैंने आपका पाकिस्तान ने खेमकरन कैप्चर किया, बल्कि पाकिस्तान की आर्मड कोर जो टैंक्स थे वो खेमकरन से आगे चले गए, उसमें थोड़ी सी हमारी टेक्निक जो है वो फॉल्टी हो गई तो हमें रिवर्स, लेकिन खेमकरन पाकिस्तान के पास आखिर वक्त तक रहा। तो इसमें वाकई इसके साथ मैंने आपसे कहा उन लोगों का जो जज्बा था शायद आज वो जज्बा थोड़ा मांद कर गया है, लेकिन क्योंकि 47 से को उजागर करना हमारा पर्पस है, हम यहाँ बैठे हैं इसी वजह से। आप ये बताएं कि पाकिस्तानियत जरूरी क्यों है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, उनका आज आप प्रेडिक्शन देख लें कि उन्होंने क्या कहा था। सिर्फ अगर हम यही गौर करें, उन्होंने कहा था मुसलमान और हिंदू आर टू डिफरेंट
और अगर हम अनवार देखें तो यही उस चीज का क्रक्स निकल रहा है कि आज इंडिया में क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ। बिल्कुल आबिद साहब, मैं चाहूंगा इसमें आप एडअप कीजिएगा। जिस तरह से हम 1965 का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त जब लोगों का हमने जज्बा देखा, जो कहानियां हमने सुनी हुई हैं, वो हम यही सुनते आए हैं कि लोग भी बाहर निकल आए थे और लोग ये कहते थे कि हमें भी किसी तरह बॉर्डर पर जाने दें, हमें इनसे लड़ने दें। ये देखें, आपने पहले एक बात की थी कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि एक्चुअली अवाम जो है ना वो जंग लड़ते हैं जी, और अवाम फौज होते हैं और फौज अवाम होते हैं, तो इट इज़ इंटरचेंजेबल। और देखें, ये जो अब जो जंग है जो अब हम पे मुसल्लत की गई है, जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, जो हाइब्रिड वॉर है, जो इंफॉर्मेशन साइकिल की वॉर है, जी, ये तो सारी की सारी अवाम के अंदर है। इसका टारगेट भी अवाम है, इसका सोल्जर भी एक आम आदमी है, और ये लड़नी भी एक आम आदमी ने। तो जो सोल्जर है, जो कन्वेंशनल सिपाही है, वो तो एक आइकन है जिसकी मिसालें जो उसने डिफरेंट जंगों में कुर्बानियाँ दी वो हमारे सामने हैं। अब बाबा जी ने एक बात की बहुत अच्छी, इन्होंने एक वाक़या सुनाया जिसमें कहा कि जी वो एक हिंदुस्तानी सिपाही जो कह रहा था मैंने लाहौर जाके शादी कर दी। अभी इस साल नागपुर में जो RSS का और बजरंग दल का और BJP का जो कॉन्ग्रेशन होता है, एनुअल कॉन्ग्रेशन, उसमें एग्जैक्टली ये कहा गया, यही बातें दोहराई गई, यही बातें दोहराई गई कि लाहौर खुदा ना खास्ता इट्स अ वेरी राइप फ्रूट। तो देखें, अब ये चीज़ें बताना, लोगों को बताना, हमारे लोगों को उस एनिमिटी का जिसका ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो पेरेनियल एक हमेशा से उस दुश्मन के दिल में है बिल्कुल अब इसका मुकाबला अब हमें डिफरेंट प्लेन पे करना पड़ेगा। हमें ज़ाहिर अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये जंग फ़र्क है, ये जंग इकोनॉमी की जंग, ये जंग लोगों की जंग, ये जंग जो है ये इंफॉर्मेशन साइकिल की जंग है। तो ये जंग अब वहीं लड़नी पड़ेगी। पहले हमने जंग लड़ी BRB के ऊपर, पहले हमने जंग लड़ी चवंडा के ऊपर, अब ये जंग हमें इंफॉर्मेशन साइकिल पे, उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी प्लेटफॉर्म पे हमें जवाब देना। मोड डिफरेंट हो गया, टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो गई, लेकिन जंग अभी भी जारी है। आपने सही कहा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, इस पर एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, दोबारा से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, बात हो रही दिफाई वतन के हवाले से, तो हम जिन अपने फौजियों को, शहीद फौजियों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, एक बंदे से कितनी दास्तानें जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें मेजर शफकत बलोच BRP पर जो कि तैनात थे, और उन्होंने सिर्फ 110 जवानों के साथ भारत की 50,000 की जो फौज थी उसको डट कर रोके रखा, और किस तरह से मुकाबला किया उन सब का, ये सब बहुत लाजवाल दास्तानें हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हमारे साथ हैं, गजनफर अली साहब हमारे साथ हैं। गजनफर साहब, मतलब कैसे आप उनको याद करते हैं, या उनको किस तरह से आप देखेंगे, जैसे उन्होंने एक इतनी कम क्वांटिटी थी जिस पे उन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को रोके रखा, 50,000 की फ़ौज को। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेजर शफकत बलोच की CMH पिंडी में डेथ हुई थी, फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट हो गए थे। जिस वक्त वॉर हो रही थी तो वो डेल्टा कंपनी कमांडर थे 17 पंजाब रेजिमेंट के। और देखिए, इंडिया ने 12 डिवीजन्स टोटल, टीटवाल से चले ना आप यहाँ तक, लाहौर तक ऊपर, तो 12 डिवीजन्स थे, इन्फेंट्री डिवीजन जिन्होंने हमला करना था पाकिस्तान। इधर 48 माउंट ब्रिगेड था मेरा ख्याल, और उसकी 17 जाट थी जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल 17 जाट रेजिमेंट थी जिसने होडियारा पे हमला किया था, एंड दे वांटेड अ फ्री रन टू लाहौर। अब मेजर शफकत बलोच वाज डिप्लॉयड नहीं थे, डेल्टा कंपनी 17 पंजाब रेजिमेंट की मूव की गई थी बाद में, जैसे मेजर अजीज भट्टी शहीद ने भी, और वो पहुंचे होडियारा पे। उनके पास एक कंपनी थी, कंपनी में लोग छुट्टी पे भी गए होते, तो उनके पास कोई 95 के करीब लोग थे, और उन्होंने जाके होडियारा ट्रेन पे डिफेंस दिया। उनको टास्क दिया गया था कि आपने दुश्मन के एडवांस को रोकना है। इट वाज आई थिंक 5:30 बजे सुबह इंडिया ने हमला किया था 66 सितंबर को। अब मेजर शफकत बलोच के पास लोग भी कम थे, आगे से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। 3 आर्मर्ड ब्रिगेड थे। आर्मर्ड ब्रिगेड का मतलब वो ब्रिगेड जिनके अंदर टैंक्स होते हैं, जो ये वाघा से लेके नीचे आप खेमकरन तक आ जाएं। 3 इन्फेंट्री अपना आर्मर्ड ब्रिगेड थे, 2 डिवीजन्स थे। एक डिवीजन आगे था जिसका राजेंद्र सिंह था, GOC मेरा ख्याल, जिसकी राजेंद्र प्रसाद गालमन, जिसकी जीप कैप्चर की गई थी। तो मेजर शफकत बलोच ने बड़ी एक नॉवलिस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपसे बताया, अब उन्होंने इंप्रेशन ये देना था कि बहुत सारे लोग डिप्लॉयड हैं इस फ्रंट के ऊपर,
90 नहीं है, ये कम से कम 900 लोग हैं, ताकि इंडिया को ये एहसास हो कि दे आर अटैकिंग अगेंस्ट फॉरवर्ड, और वो हर जगह पे है, हर जगह पे है। ठीक है, अब इसीलिए तो कहते हैं कि BRB भी हमेशा जिंदा रहेगी, और उसके ऊपर BRB के ऊपर नगमे भी बने। आप पता है मैडम नूरजहान है जो गाए इसके लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने उस अटैक को रोका, सस्टेन किया। तो वो बजाते खुद एज ए कमांडर, उस वक्त वो मेजर थे एंड ही वाज कमांडिंग, वो बजाते खुद जवानों के पास, क्योंकि होडियारा ड्रेन थोड़ी, वो आपको पता है ड्रेन ऊपर है, उसका बेस नीचे है, सामने से जब हमला करते हैं तो ऊपर वाले ट्रुप्स तो फ्रंट टू फ्रंट आए होते हैं, नीचे से आप करके और जाके, तो वो हर ट्रेंच में हर जवान के पास खुद जाके बैठा करते थे। ठीक है, और उसके साथ फिर वो इंडिया मतलब आर्टिलरी फायर भी डायरेक्ट कर रहे थे। अभी उस वक्त कोई आर्टिलरी का ओपी नहीं पहुंचा था वहां पे, यानी आर्टिलरी फायर जो होता है उनकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है, उनकी टेक्निकलिटी होती है कि वो कैलकुलेट करते हैं कि गोले को फलानी जगह पे गिराना है, उसकी हाइट क्या होगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा। लेकिन मेजर शफकत बलोच अपनी मार्टर रेजिमेंट्स भी और अपनी आर्टिलरी के फायर को भी वो खुद डायरेक्ट कर रहे थे, और देख लीजिए उसका नतीजा क्या रखना कि उन्होंने उस अटैक को रोका और फिर वो गाजी भी। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला कीमती हमारे साथ। इस वक्त हम आज देख रहे हैं यौम दिफा की मुनासबत से तकारीब का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, तो हमारे पास यहाँ पे एक चश्मदीद गवाह मौजूद है 65 की जंग के, उससे पहले भी उन्होंने तमाम मार्के देखे, तो वो अपनी स्टोरीज हमसे शेयर करना चाह रहे थे कि किस तरह से हुआ, क्योंकि वो बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। जी बाबा जी। जी बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने पाक फौज की बहादुरी देखी और इंडियन फौज की बुज़दिली देखी, वो मैं चाहूंगा कि आप आज के नौजवानों को जरूर बताएं। बहादुरी ये भी साढ़े नौ जवान लड़ते ने, 9 बंदे थे हमारे, 9 फौजी थे। इंडिया की बहुत ज्यादा फौज से हमारे 9 भारी थे उन पे, उन्हें 16 घंटे उन्होंने डक छड्या, डक के रखे। ठीक है, ये बड़ी बहादुरी है साढ़े जवान। लेकिन ओ कितने डरपोक सन, वो भी दसो, खुल के दसो। वो जे डरपोक ना होंदे ते मोर्चा तोड़ दे, रोई वाला मोर्चा तोड़ दे साडा, टुटा नहीं गा, मतलब उन्होंने मोर्चा टुटा नहीं ना, जिसले पूरे जोर लगे ने असले उसले खत्म कर रहे, फिर पिछा हटे ने, रोई दे नाल नाल हो गए कि फटर नूं चुक के आण के डॉक्टर वाली गड्डी च पाया हेरा करवाठा वाले साइकिल से, तो उन्हें उसे दम दे देते। बाबा जी साजिशें करते हैं, साजिश करते हैं भारत ने 65 ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल बड़ी दिखाई है, बाकी ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਏਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੱਡਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੱਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਟੱਕਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप सही कह रहे हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था कि इतने टाइम तक उनको कंट्रोल करके दिखा। अच्छा, बस मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपकी उम्र तब 18 साल थी ना, तो 18 साल के आप थे और छोटे बच्चे भी होंगे, आपने अपनी आंखों से देखा होगा, उन क्या जज्बा था उस टाइम कि फौज को छोड़ के वो एक साइड पर लेकिन खुद लड़ना। अच्छा, 4.5 दफे इंडिया की फौज सी, सिविल का जज्बा कोई नहीं होता, फौज के अगे सिविल बिल्कुल ही जीरो खत्म होती है। सही कह रहे हैं आप। जी जी जी। बाकी ये भी इंडिया की फौज जी सी उन्हें साडा नुकसान नहीं किया। अच्छा, वो यही आंदे रहने भी अपने बाहर ना निकलो, खूहां दे विचों कट कट के पानी पीवो। क्या पता कि उनको आप लोगों से भी खौफ हो, इतनी तो बुज़दिल वो फौज है। नहीं नहीं, साडे तो उन्हें खौफ को नहीं, उन्हें वो खौफ जेड़ा बंब बाड़ तो ही फौज नूं फौज दा खौफ हुंदा, सिविल दा किसी फौज नूं भी खौफ नहीं होता, याद रखियो। जहाँ जिथे सर्द जंग लगी होंदी है ना, उथे फौज नूं सिविल दा डर हुंदा, अल्लाह करे वो नाल होवे। बिल्कुल सही, अल्लाह करे वो जिस बहादुरी की बात। बाकी ये अभी इन्हां नावत ना जी, आ एक गए ने आंदी आ, इत्थे भी खाना जगी होवे, बाकी रब बचाई जान लिया। बिल्कुल सही आपने कहा, हम उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं ना। साडी फौज अपनी समझदारी दे उत्ते बचा कीती है, बिल्कुल रब बचाई रखेगा बाबा जी। अच्छा, अब सब जिस तरह से बाबा जी पाकिस्तानी फौज की बहादुरी की बात कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी फौज मौजूद नहीं है कि 30 साल से हम जंग में मौजूद हैं। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हमने देखा है, बैटल हार्डन्ड आर्मी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की है, जिसने जो इतने लंबे अरसे से, जिस तरह पहले हम बात करें अफगान जहाद की, हम बात
कर लेते हैं। फिर डिफरेंट ऑपरेशन हम देख रहे हैं, शुमाली वजीरिस्तान की बात करें, ऑपरेशन ज़रब अज़ब की बात करें, सवात में ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से दहशत गर्दों का सफाया किया गया। आज भी बॉर्डर्स पर टेंशन है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी, इंडिया के टेंशन बॉर्डर पर भी, तो फिर भी बड़ी जमामर्दी से, बहादुरी से हमें लड़ते दिखाई देते हैं हर जगह पर ही। आप अभी शुरू में आप जिक्र कर रहे थे कि एक मेजर साहब जो 2 दिन पहले शहीद हुए हैं जी, वो मेरी पेरेंट यूनिट के हैं। अच्छा। मैंने खुद इन जगहों पे रहा हूँ और मैंने देखा है जी, जिस जज्बे से हमारे यंगस्टर्स, हमारे सोल्जर्स वो लड़ते रहे हैं, इट इज़, आप उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, अब जैसे बाबा जी ने बात किया कि जी फ़ौज जो है वो फ़ौज से ही लड़ती है और फ़ौज को ही उसका डर होता है, और जब जो इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया सर जंग अगर हो तो उसमें फिर अवाम जो है वो फिर लोके मार दिए। तो हम यानी इन्होंने बड़े खूबसूरत और बड़े सिंपल अंदाज में बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि अब हम किस वॉर के अंदर हैं, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे जी। मैं मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं जी कि 5-6 दफ़ा सर्विस के अंदर डिफरेंट जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इसके बाद ये लास्ट मोमेंट है, मैं अब शायद अपने बच्चों से नहीं मिल सकूंगा। और ये हर सोल्जर के, हर सिपाही के ऑपरेशंस में ये टाइम आता है जी, सोच के ही जाते हैं वो, तो सोच के ही जाते हैं, और ये फीलिंग मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जब आप अपने घर में आखिरी कॉल करें, एंड आई डिड इट, मैं खाली मैं नहीं, बहुत सारे सबके साथ ऐसा हुआ है। तो वो जो फीलिंग है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत खूबसूरत तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। आप मेजर शफकत बलोच का जिक्र करें तो उनको ऑर्डर मिला था कि 2 घंटे तक रोक, और उन्होंने वो 70-80 लोग, शायद 90 भी पूरे नहीं थे, उनके साथ उन्होंने कई घंटे रोका, और वो जो है हम सब जानते हैं जी। तो एक्चुअली ये जो जज्बा है जो हमारी तो तारीख बढ़ी हुई है, इस्लामिक तारीख देख लीजिए, सारी चीज़ों से हमारी कौम की तारीख भरी हुई, और इन 76 सालों में बहुत से वाक़यात हैं जी। इन 76 सालों में है, हम तो स्पेसिफिकली अभी वो एक डे की बात कर रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स को कहा जाता है कि ये जंग हमने शुरू की और हम ये जंग हार गए 65 की, जबकि आप मैथमेटिकल टर्म्स में देख लीजिए, हमने राजस्थान में 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया से लिया, इस सेक्टर के अंदर हमने 100 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 26 के करीब किलोमीटर लिया। जो वो छम का सेक्टर है वहाँ पे अराउंड 400 किलोमीटर इंडिया से लिया, और इंडिया ने ये तकरीबन कोई 1500 to 1600 किलोमीटर बनता है, और इंडिया ने हमारा 100 and some किलोमीटर लिया, जो कारगिल भी लिया। तो जो कारगिल वॉर हमने लड़ी वो भी इसलिए कि 65 में इंडिया हमसे कारगिल ले चुका था, एक्चुअली कारगिल भी हमारा था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल अब हमें वो जो मेटाफर है, वो नैरेटिव्स हैं, वो बिल्ड करने पड़ेंगे, अपने यंगस्टर्स को बताना पड़ेगा कि जो एक्चुअली हकीकत क्या है। एक्चुअली आप देखें, हम इसलिए भी बहुत नवाजे हुए हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद नेशंस बनी, नेशन स्टेट्स बनी जी। अब जो हैं वो नेशन स्टेट्स, आप दोनों माशाल्लाह पढ़ते हैं जी, अब जो नेशन स्टेट्स हैं वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई हैं। आई मीन ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट और ये जो सारी हमारे पास चीज़ें हैं, इनसे आप यहाँ बैठ के अमेरिका में किसी अमेरिकन जिसको आप नहीं जानते उसके आप दोस्त बन सकते हैं, आप जर्मनी में किसी के दोस्त बन सकते हैं, बैरियर्स नहीं जी। तो अब स्टेट बहुत डाइल्यूट हो गई है, जब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं। तो इस को भी देखें तो हमारी जो स्टेट बनी वो ज्योग्राफिकल स्टेट भी थी और आइडियोलॉजिकल स्टेट भी थी। तो आइडियोलॉजी जो है वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, अगर क्योंकि वो एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसा फ्रंटियर है जो हमेशा रहता है। तो हमें आई थिंक उस पर अब कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए। और ये जो 2.5 वॉर यानी 2.5 वॉर के अंदर हम आ गए हैं, जो ईस्टर्न बॉर्डर को भी एक्टिवेट की जाने की कोशिश है, वेस्टर्न बॉर्डर को भी, और जो इंटरनल फ्रंट है जिसको हम 0.5 फ्रंट कहते हैं, स्टोरीज को सही तरह से नरेट करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वहाँ पे हमें इकोनॉमी को ठीक करने की जी। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ और बाबा बशीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम अपने जवानों की इन तमाम खिदमात को, इन तमाम कुर्बानियों को सराहते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह से हम उनके मशकूर हैं कि हम आज यहाँ पर जिंदा हैं, और अगर अपने घरों में महफूज बैठे हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं की मरहून मिन्नत हम आज यहाँ पर हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर हैं तो हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, इजाज़त लेते हैं आपसे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।